हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टॉपर स्टडी वर्ल्ड। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग अपने क्लास 10th की एक चैप्टर जिसका नाम है बच्चों सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। और बच्चों, हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं 2026 के पेपर में आने वाले पूरी किताब की, हम उस सीरीज को चला रहे हैं और उसका हमारा बच्चों ये 5वां लेक्चर है। तो अगर किसी बच्चे ने उन 4 लेक्चर्स को जो मैंने इससे पहले अपलोड किए हैं अपने इसी चैनल पर, तो अगर बच्चों आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज पहले आप उन वीडियोस को देख लीजिए, जिससे कि आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक ही जगह पर मिल जाएं और आप अपने बोर्ड के पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम बच्चों है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों, इससे पहले इस चैप्टर को आप करें तो आपको इसके सारे फॉर्मूले और सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। तो हम आज इस चैप्टर के अंदर, इस लेक्चर के अंदर पहले सबसे पहले सारे कॉन्सेप्ट और सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे। उसके बाद जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम जानते हैं हमारे पास इसमें क्या बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हम उनको देख लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों, हमें इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें आना चाहिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या चीज होती है। तो प्यारे बच्चों, आप इस चीज को देखें। एंगल ऑफ एलिवेशन हम बच्चों इस चीज को बोलते हैं, जैसे मान लो कि कोई इंसान यहाँ पर खड़ा हुआ है और यहाँ से वो किसी ऊपर की चीज को देख रहा है। मतलब जब वो खुद नीचे मौजूद हो बच्चों और जिस चीज को वो देख रहा है वो चीज ऊपर की तरफ हो, तो इस कंडीशन में हमारे पास जो बच्चों एंगल बनता है उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई एक इंसान खड़ा हुआ है और यहाँ पर ऊपर की चीज को देख रहा है, तो इस तरह के बनने वाले एंगल को आप क्या बोलोगे? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलोगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की। तो ये जो वर्ड्स हैं बच्चों, ये टर्म्स हैं, ये आपके बहुत काम आने वाली हैं, इसलिए आप पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करिए, उसके बाद आप क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों, हम देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो बच्चों, इसमें हम ऊपर की तरफ होंगे और जिस चीज को हम देख रहे हैं वो चीज हमारी नीचे की तरफ होगी, नीचे की साइड्स में। जैसे मान लो यहाँ पर एक आंख है, मतलब यहाँ पर कोई देख रहा है किसी चीज को और वो नीचे की साइड में देख रहा है। तो जब नीचे की साइड पे देख रहा है ऊपर खड़े होकर, तो इस तरह का जो एंगल बनेगा उसकी आंख और जो चीज को वो देख रहा है उसके बीच में, तो उसको बच्चों हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, तो वो हमारा इसकी आंख के पास यहाँ बनता है और ऑल्टरनेट एंगल की वजह से वो एंगल यहाँ पर भी आ जाता है। ठीक है, सेम एंगल, एंगल ऑल्टरनेट इंटर एंगल की वजह से। तो बच्चों, हमें दो चीज समझ में आई। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब हम नीचे की तरफ होंगे और चीज ऊपर की तरफ होगी, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। हम ऊपर होंगे और जो चीज को देख रहे हैं वो नीचे की तरफ होगी, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ओके बच्चों, अब हमारे पास बच्चों इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज आती हैं, दो इंपॉर्टेंट लाइंस आती हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। एक का नाम है बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन बच्चों एक सीधी लाइन होती है जो लेटी हुई लाइन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस तरह से हमारे पास जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी तो हम इस टाइप इस तरह की लाइन खींचेंगे, उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोल देते हैं। इसी तरीके से बच्चों हमारे पास एक आती है वर्टिकल लाइन। तो पेपर में हमारे पास या क्वेश्चन में जब वर्टिकल लाइन के बारे में बात होगी तो आप क्या देखोगे? एक खड़ी हुई लाइन, सीधी लाइन को हम वर्टिकल लाइन बोल देते हैं। जैसे कोई मीनार है, ठीक है, कोई टावर है, कोई बिल्डिंग है, तो वो कैसा, वो किसका एग्जाम्पल है बच्चों? वो एक वर्टिकल लाइन का एग्जाम्पल है आपके सामने। ठीक है, तो ये चार टर्म्स हमारे पास क्लियर हो गए। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। ठीक है, अब हम बच्चों बात करते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जो आपके क्वेश्चन में जिसका इस्तेमाल होना ही है, और इनको आप बड़े अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं बॉटम और फुट क्या होता है। आपके क्वेश्चन में कभी भी बॉटम या फुट आए तो कोई भी एक वर्टिकल चीज होगी, उसके दो हिस्से होते हैं। एक टॉप, जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है उसको बच्चों हम बोलते हैं टॉप, और जो नीचे के हिस्से होते हैं उसको हम दो तरह से प्रोनाउंस करते हैं। मतलब हम बोलते हैं या तो बॉटम बोल देंगे और या फिर उसको बच्चों हम क्या बोल देंगे? फुट बोल देंगे। तो कभी भी फुट या बॉटम का इस्तेमाल हो तो आप तुरंत समझ जाइए कि हम उसके निचले हिस्से की बात कर रहे हैं, और जब टॉप शब्द का इस्तेमाल हो, वर्ड का इस्तेमाल हो, तो आप समझ जाना कि हम उसके ऊपर के हिस्से की बात कर रहे हैं। तो बच्चों, ये कुछ हमारे पास बेसिक टर्म्स थी जो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स में हमारे पास इस्तेमाल होंगी। और बच्चों, इसमें हमारे पास कुछ फॉर्मूले भी हैं जो आपने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स में, यानी कि पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था, उसके कुछ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको अच्छे से याद करनी है। ठीक है, तो अब हम उन फॉर्मूले को भी देख लेते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हमारे इस चैप्टर में इस्तेमाल होने वाले हैं। तो बच्चों, हमारे पास यहाँ पर जिस
फॉर्मूले के इस्तेमाल होंगे उन सभी फॉर्मूलों को भी देख लेते हैं हम अच्छे से। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास आएगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का इस्तेमाल। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ रखा था कि इसको हमारे पास एक ये टेबल के फॉर्म में इसको हम फॉर्मूले के तौर पे याद रखेंगे। कैसे? पंडित बद्री प्रसाद यानी परपेंडिकुलर बेस और फिर परपेंडिकुलर हर हर बोले। तो इसमें जो ऊपर वाली लाइन है बच्चों, हमारे पास साइन होता है। तो साइन का फॉर्मूला प्यारे बच्चों हमारा क्या बनेगा? अगर हम साइन को देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बनता है, और कॉस को देखेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बनता है, और टेन को देखेंगे प्यारे बच्चों तो क्या बनता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनता है। सबसे ज्यादा जिसका इस्तेमाल होगा वो आपका यही है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी टेन थीटा बराबर। लेकिन आपको याद सभी रखना है, किसी का कभी भी इस्तेमाल हो सकता है। ऐसी जब हम कॉट की बात करेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर फॉर्मूला आएगा, और सेक की बात करेंगे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस फॉर्मूला आएगा, और कोसेक की बच्चों बात करेंगे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर फॉर्मूला आएगा हमारे पास। और ये सब आप जानते ही हो, एक ट्राइंगल राइट एंगल है जो कि उसमें ये सीधी लाइन जो होती है वर्टिकल लाइन उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो नीचे वाली लाइन उसको हम बेस बोलते हैं बच्चों, और इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास जब सेमी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आप चैप्टर कर रहे हैं तो उसमें आपके पास जो ट्राइंगल आएगा वो राइट एंगल ट्राइंगल ही आएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको इस टर्म्स को, इस फॉर्मूले को याद रखना है। इसी का काफी हद तक इस्तेमाल होगा, और कहीं कहीं आपके पास क्वेश्चनों में पाइथागोरस थ्योरम का भी इस्तेमाल होता है। तो बच्चों क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना हो तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, और आपको बेस निकालना हो प्यारे बच्चों तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आप इसको बड़े अच्छे से याद रखिए और इसको रिवीजन करते रहिए। इन्हीं का आपके क्वेश्चन में इस्तेमाल होना है, इन फॉर्मूलेस का। तो बच्चों हमने अभी ऊपर भी देख लिया था, तो हम इसको एक बार और देख लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, आप इसको याद रखेंगे, और वन अपॉन कोसेक थीटा इसको भी याद रखेंगे आप। ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और वन अपॉन सेक थीटा। इसी तरीके से बच्चों टेन थीटा का क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये आपके पास रेशियो वाले फॉर्मूले हैं बच्चों, जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि इनका इस्तेमाल है आपके सामने। तो आप पहले इनको अच्छे से याद कर लीजिए, और जो बेसिक टर्म्स हमने पिछले देखे थे पीछे उनको भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब इसमें एक चीज और बचती है बच्चों हमारे पास, टेबल का इस्तेमाल। तो हम टेबल को और देख लेते हैं कि टेबल वैसे आप इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ के आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको याद करा देता हूँ दोबारा से एक बार, जिससे आपका रिविजन है और आप अच्छे से याद कर सको उन चीजों को। ठीक है, तो हम अब टेबल और देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स की टेबल है, जिसमें बच्चों आपको सबसे ज्यादा जो याद रखनी है वो आपको टेन और कॉट की वैल्यू याद रखनी है। वैसे तो आपको सारी याद हो ज्यादा बेटर है, लेकिन फिर भी आप एक बार सभी को देख लो, लेकिन आप टेन और कॉट को तो अच्छे से याद रखिए, क्योंकि इसका ज्यादा इस्तेमाल होगा आपके सामने। तो साइन जीरो की वैल्यू बच्चों क्या होती है? जीरो। साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1। और जब हम कॉस की वैल्यू निकालेंगे तो हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में लेके आएंगे, यानी कि 1 जीरो की वैल्यू, √3/2 30 की वैल्यू, 1/√2 45 की वैल्यू बच्चों, और 60 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, और कॉस 90 की वैल्यू 0। मतलब हमने साइन की जो वैल्यू थी हमने पीछे से लिख दी उस वैल्यू को पूरा कंप्लीट। तो हमारे पास किसकी बन गई वैल्यू? वो पूरी कॉस की कंप्लीट वैल्यू बन गई हमारे पास। इसी तरीके बच्चों हम टेन की याद रखेंगे। तो टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो। टेन 30 की वैल्यू 1/√3, और टेन 45 की वैल्यू 1, और टेन 60 की वैल्यू √3, टेन 90 की वैल्यू बच्चों इनफाइनाइट। इसी प्रकार कॉट की देखिए आप, तो कॉट जीरो की वैल्यू इनफाइनाइट, कॉट 30 की √3, कॉट 45 की 1, और कॉट 60 की 1/√3, और कॉट 90 की बच्चों जीरो वैल्यू। इसी तरह से सेक की देख लीजिए। सेक हमारे पास कॉस के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो सेक थीटा, सेक जीरो की वैल्यू 1, और सेक 30 की वैल्यू 2/√3, ये इसका अपोजिट है, और सेक 45 की वैल्यू यानी इसका अपोजिट 1/√2 का √2, और सेक 60 की वैल्यू यानी 1/2 का उल्टा यानी 2, और सेक 90 की वैल्यू यानी कि जीरो का अपोजिट यानी कि रेसिप्रोकल इनफाइनाइट। और कोसेक को जब हम लेंगे तो इसको उल्टा लिख दीजिए, इनफाइनाइट, 2/√2, 2/√3 और 1। तो इस तरीके से बच्चों आपको इस टेबल को अच्छे से याद कर लेना है। फिर आप
कोई भी क्वेश्चन आपके पास सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का आएगा, बड़े आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे उन सभी क्वेश्चंस को। तो बच्चों ये हमारे पास इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे जो आपके इस चैप्टर में इस्तेमाल होने वाले हैं। तो अगर आपने इनको अच्छे से याद कर लिया है और अच्छे से समझ लिया है इनकी टर्म्स को, तो बड़े आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे और आप पूरी तरह श्योर हो जाइए, क्योंकि इस चैप्टर से हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है एक। तो अब हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमारे इस चैप्टर से बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। तो बच्चों पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, ए स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. तो बच्चों हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, आप चाहें तो क्वेश्चन को नोट कर लें और बाकी तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया ही गया है। हम इसका बच्चों सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे और फिर इस क्वेश्चन को पॉइंट टू पॉइंट आपको समझेंगे क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और सीबीएसई ने इस क्वेश्चन को 2008 और 2014 में दोनों बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो पहले हम इसका डायग्राम बना के देखते हैं कि बच्चों हमारे पास क्या डायग्राम बनेगा इसका किस तरीके से। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों, हमें क्वेश्चन में ये दिया था, क्वेश्चन में हमें एक स्टैच्यू बनाना है बच्चों, हमें जो कितने मीटर लंबा है, 1.6 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहले हम एक काम करते हैं, एक स्टैच्यू बनाते हैं इस तरीके से। ये हम मान लेते हैं ये हमारा एक स्टैच्यू है जिसकी हाइट खुद की कितनी है, 1.6 मीटर। ओके, और ये किसके ऊपर रखा हुआ है, एक पेडिस्टल के ऊपर रखा हुआ है ये स्टैच्यू। तो हमने पेडिस्टल को हमने ये मान लिया। अब इससे हमें क्या करना है, हमें इसने क्वेश्चन में बोला था हमसे, अब स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मतलब ये कह रहा है कि ग्राउंड के एक पॉइंट से, तो हमने माना यहाँ पर ग्राउंड का वो पॉइंट है। ठीक है, और इस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री। तो जो स्टैच्यू का टॉप है बच्चों, उससे हमारा एंगल कितने डिग्री का, 60 डिग्री। यहाँ से इस ग्राउंड के इस पॉइंट से और स्टैच्यू के टॉप वाले पॉइंट तक जो बच्चों एंगल बनना है प्यारे बच्चों, वो कितने का बनना है हमारा, वो बनना है 60 डिग्री का। तो हमने इस एंगल को बना दिया 60 डिग्री। ओके, अब क्वेश्चन ने हमसे आगे भी बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। तो बच्चों ये पेडिस्टल था हमारा जिसके ऊपर ये हमारे पास स्टैचू रखी हुई थी, इस पेडिस्टल के टॉप से इस 45 डिग्री, मतलब इसी पॉइंट से इस पेडिस्टल के टॉप तक का जो एंगल बन रहा है बच्चों वो कितने का है, वो 45 डिग्री का है। ओके, तो आपको इतनी सी बात याद रखनी है। ये हमारा डायग्राम बन गया, हम इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इसको बी। ये ए बी जो हमारे पास ये हमारे स्टैच्यू है, और जो बी सी है प्यारे बच्चों वो पेडिस्टल है, और ये इसका क्या है, बेस, मतलब इस पॉइंट से और पेडिस्टल तक की डिस्टेंस है। ओके, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हमने एक अपना डायग्राम बना लिया। अब हमें क्या करना है, हमें इस पेडिस्टल की हाइट निकालनी है। तो हम बच्चों एक काम कर लेते हैं, इस पेडिस्टल की हाइट को हम मान लेते हैं एच, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं एक्स। ओके, ये हमारा डायग्राम कंप्लीट बन गया। अब हम क्वेश्चन को बड़े आराम से बड़े प्यार से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, इन ट्राइंगल बी सी डी, आप इसको ले लीजिए पहले, इन ट्राइंगल बी सी और डी। तो हमने इस ट्राइंगल को ले लिया। अब हम जानते हैं हमें ना तो हमें इसकी परपेंडिकुलर की साइड पता है, ना हमें इसकी बेस की साइड पता है किसकी वैल्यू कितनी है। तो लेकिन हम जानते हैं यहाँ पर टेन थीटा का फॉर्मूला आएंगे, क्योंकि P अपॉन बी है हमारे पास, जो कि 10 नहीं आता आपके पास। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब परपेंडिकुलर कितना है, BC, और बच्चों बेस कितना है, CD। ठीक है, और थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 45। नेक्स्ट लाइन में वैल्यू लगा देंगे इसकी, टेन 45 इक्वल टू BC की वैल्यू कितनी है बच्चों, H, और DC की वैल्यू बच्चों कितनी है, X। हम जानते हैं टेन 45 की वैल्यू टेबल के अंदर कितनी होती है, 1, और इक्वल टू में ये कितना है, H अपॉन X। तो जब हम वैल्यू निकालेंगे X इक्वल टू क्या आएगा, H, इक्वेशन नंबर 1। मतलब बेस और इसकी परपेंडिकुलर की हाइट दोनों की हमारी कैसे होगी, इक्वल होगी। X बराबर हमारे पास H निकल कर आ गया। अब बच्चों हमें क्या करना है, हम देखेंगे ट्राइंगल ACD, इस पूरे ट्राइंगल को लेंगे यहाँ से स्टैच्यू के टॉप से और पूरा यहाँ तक लेंगे BACD। तो आप बच्चों क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल
सी डी। तो इसमें हमारे पास अब परपेंडिकुलर क्या होगा, ए सी पूरा, और बेस क्या होगा बच्चों, सी डी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर बच्चों कहां से कहां तक है, ए बी प्लस बी सी, और बेस बच्चों कहां तक है, सी डी। अब हम देखते हैं थीटा की वैल्यू इस बार क्या लाएंगे हम, टेन सिक्सटी। ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू बच्चों हमारे पास इस बार क्या दी गई है, टेन सिक्सटी। तो टेन सिक्सटी इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है, 1.6 प्लस एच अपॉन सी डी की वैल्यू बच्चों कितनी दी गई है, एक्स। ओके, अब हम जानते हैं यहाँ पर हमारे पास टेन सिक्सटी की वैल्यू टेबल के अंदर कितनी होती है, जो कि होती है बच्चों हमारे पास √3। तो हम यहाँ पर करेंगे 1.6 प्लस एच और अपॉन में बच्चों एक्स के। अब इस एक्स का डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें √3 के साथ, तो √3 एक्स हो जाएगा हमारे पास, ये √3 एक्स बराबर 1.6 प्लस एच और अपॉन में कुछ नहीं, हमारे पास एक्स हमारा इधर ही आ गया। तो अब इसको हम इधर साइड में सॉल्व कर लेते हैं आगे की तरफ। तो बच्चों हम जानते हैं एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, एच। दोनों वैल्यू बराबर है, हम एक्स की जगह पर क्या रख सकते हैं, हम एच रख लेंगे यहाँ पर हम। तो यहाँ पर एक्स लिखा है, हम एच लगा देंगे अब। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने वैल्यू पुट कर दी एक्स की, एच। तो ये क्या हो गई, √3 एच इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 1.6 और प्लस में एच। ओके, अब हमें तो क्या निकालनी है, इस पेडेस्टल की हाइट निकालनी है, हमें एच निकालना है। तो हम इस एच को उठा के इधर ले जाएंगे, तो ये प्लस का इधर आके माइनस को हो जाएगा। तो ये क्या है, √3 एच माइनस का एच इक्वल टू 1.6। अब दोनों में से एच ले लीजिए आप कॉमन, ये क्या बचेगा, √3 माइनस का 1 बराबर 1.6। ओके बच्चों, तो हमने यहाँ पर देखा बच्चों क्या, कि हमें एच की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि हमारे पास क्या आएगी, 1.6 अपॉन √3 माइनस का 1। अब हम इसमें एक काम कर सकते हैं, वैल्यू वैसे आप इतना भी छोड़ सकते हो, लेकिन हम वैल्यू निकाल लेते हैं। हम इसको रेशनलाइज करना जानते हैं, तो रेशनलाइज को कर लीजिए। तो कैसे करोगे आप रेशनलाइज इसको, √3 माइनस का 1, यहाँ प्लस का साइन बनाएंगे, यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पर हम प्लस बनाएंगे, और √3 प्लस का 1। ओके, तो अगर हम इसको देखें ध्यान से, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 और अपॉन, ये हमारे पास a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि क्या, √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। ओके बच्चों, तो हमने यहाँ पर देखा इसको, स्क्वायर से हमारा रूट कट गया तो 3 बचा ये पूरा। तो हमारे पास क्या निकला, 1.6 ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस 1 और अपॉन ये 3 माइनस 1, ये क्या आएगा बच्चों, 2 आएगा निकल के। ठीक है, तो जब ये 2 आएगा तो हम एक काम और कर लेते हैं, यहाँ से पॉइंट हटा लेते हैं और 0 लगा लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इन दोनों को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं बड़े आराम से। तो 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20। इसका मतलब बच्चों हमारे पास क्या बचा, 4 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 और अपॉन 5 मीटर। मतलब ये बच्चों हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास जो हमारा पेडिस्टल दिया था, ये हमारी उसकी कंप्लीट हाइट निकल कर आ गई। मतलब जो पेडिस्टल हमें दिया गया है ऊपर की तरफ, यानी इसकी जो हाइट होगी वो 4 ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस 1 अपॉन 5 मीटर की हाइट होगी इसकी। ठीक है बच्चों, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, और आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे उम्मीद करता हूँ मैं। और फिर अगर कोई कमी रहेगी तो आप एक बार रिपीट करके देखिए, बैक करके, आपको बड़े आराम से चीज समझ आएगी। ठीक है, तो बच्चों अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कौन सा वाला है, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, जो अगला क्वेश्चन है वो हमारे पास ये दिया गया बच्चों, हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एस ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर टॉल लाइट हाउस। मतलब बच्चों हमें क्या दिया गया है, एक 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस दिया गया है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब बच्चों आपको याद होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन है, इसका मतलब क्या है, हम लाइट हाउस के ऊपर खड़े हुए हैं और जो शिप्स हैं वो नीचे की तरफ है, तभी हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है इसमें। अब एक शिप से कितना एंगल बनना है प्यारे बच्चों, 30 डिग्री का, और दूसरे से 45 डिग्री का। तो इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, मतलब ये एक दोनों के एक दूसरे के पीछे हैं, द अदर ऑन द सेम साइड, और एक ही साइड में ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, उन दोनों जहाज के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करना है, ये कितने बीच की डिस्टेंस है उन दोनों की। तो बच्चों देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या दिया गया, हम पहले डायग्राम बना लेते हैं अच्छे से और फिर हम अपने क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या दिया गया बच्चों, एक हमें एक लाइट हाउस दिया गया है
तो हम यहाँ पर मानते हैं कि हमारे पास ये क्या है प्यारे बच्चों, ये 75 मीटर ऊंचाई का हमारे पास क्या दिया गया है, हमने माना ये हमारे पास एक लाइट हाउस है, ठीक है बच्चों। और कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है लाइट हाउस के ऊपर की साइड में, ठीक है। और हमने माना कि एक जहाज यहाँ से जा रहा है और एक जहाज हमारे पास ये है। तो ये दो जहाज जहाज है हमारे, और यहाँ से यहाँ तक की इसके पास ये लाइन है हमारे पास, ये पहला जहाज है बच्चों और ये दूसरा जहाज है। तो अब हम देखते हैं इसने हमें क्या दिया गया है। इसने बच्चों हमें दिया गया था, इसकी हाइट तो 75 मीटर थी, हमने लिख ली इसको। अब इसने हमें क्या दिया है प्यारे बच्चों, इसने पहले जहाज की जो डिप्रेशन एंगल दिया है वो 30 डिग्री का, मतलब जितना हम इसके नजदीक आते जाएंगे एंगल हमारा बढ़ेगा। मतलब आप इसमें ये वाली बात याद रखिए, जो एंगल बड़ा है वो इसके नजदीक होगा और जो एंगल छोटा है वो इसके दूर जा रहा होगा। तो जो 45 डिग्री वाला एंगल है प्यारे बच्चों, वो हमारा कहाँ आएगा, यहाँ पर 45 डिग्री जो एंगल बना रहा है शिप से, वो यहाँ होगा पहला वाला। और जो एंगल हमारा कम हो गया है वो हमारा दूर की तरफ चला गया है उससे, तो मतलब कितना, ये 30 डिग्री। ओके, इस बात को थोड़ा सा आप याद रखिए। अब हम इनके पॉइंट्स को नाम देते हैं। ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है बच्चों, और ये सी पॉइंट है, और ये डी पॉइंट है, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखिए। ये सारे जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि आपके पेपर में आने के इनके पूरे पूरे चांस रहेंगे। आप इनको अच्छे से याद तैयार कर लीजिए अच्छे से। तो बच्चों अब हम देखते हैं हमें क्या करना है। हमें हमें हम इसको मान लेते हैं एक्स, और बच्चों इसको क्या मान लेते हैं हम, बाई। मतलब ये पहला सिप है और ये दूसरा सिप है, इन दोनों की डिस्टेंस कितनी है, बाई। मतलब हमें बाई फाइंड करनी है कि बाई की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी। तो अभी हमने इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए थे पहले भी। तो हम क्या करेंगे, पहले लेंगे ट्राइंगल ए बी और सी। तो क्या लिखेंगे बच्चों आप, इन ट्राइंगल ए बी सी। तो ये हमारे पास क्या एंगल 45, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर बच्चों कितना है, ए बी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन बेस की वैल्यू बच्चों कितनी है, बी सी। तो यहाँ हम बी सी लिख देंगे। अब थीटा हम जानते हैं, पहले ट्राइंगल के अंदर थीटा कितना दिया गया है आपको, 45 डिग्री। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 45 इक्वल टू, और ए बी की लाइन कितनी है 75, और बी सी की लाइन कितनी है बच्चों एक्स। तो हमने यहाँ पर एक्स लिख दिया। अब हम जानते हैं tan 45 की वैल्यू टेबल के हिसाब से कितनी होती है, 1 होती है। 1 इक्वल टू 75 और अपॉन में एक्स, एक्स बन जाए एक्स। तो जो बच्चों हमारे पास एक्स की वैल्यू निकल कर आई वो कितनी निकल कर आई, 75। इसको चाहो आप एक्स वैल्यू कितनी मान लो, इसको एक्स इक्वल टू 75 हो गया, ये इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन रख लिया, ठीक है। अब हमें निकालनी वैल्यू किसकी बच्चों, हमें तो बाई की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब पूरा ट्राइंगल लेंगे ए बी और डी। तो यहाँ पे लिख लीजिए इन ट्राइंगल ए बी डी। ओके, तो इसमें हमारे पास एंगल कितना काम करेगा, 30 डिग्री का। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस बार परपेंडिकुलर फिर रहेगा ए बी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, ए बी अपॉन बी डी। ओके, अब इसकी हम वैल्यू देखते हैं, किसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है, और हम उसके हिसाब से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी है 30। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, टेन 30 इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है 75, और ये पूरा हमारे पास आएगा इस बार बी से लेकर डी तक, यानी कि इसमें एक्स भी शामिल होगा और बाई भी शामिल होगा। तो ये कितना है, एक्स प्लस बाई। ओके, अब टेन 30 की वैल्यू आप जानते हो बच्चों क्या होती है, 1 अपॉन अंडर रूट में 3 बराबर 75 अपॉन एक्स प्लस बाई। ओके, तो अब हम इस चीज को थोड़ा आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स प्लस बाई इक्वल टू क्या आएगा जी, एक्स प्लस बाई इक्वल टू आएगा हमारे पास 75 अंडर रूट 3, 75 रूट 3। और एक्स की वैल्यू क्या है 75, उसको आप यहाँ पुट कर दीजिए, 75 प्लस बाई इक्वल टू 75, और ये क्या है रूट 3। हमें तो बाई की वैल्यू निकालनी है, 75 को इधर लेके आएंगे, ये प्लस का है, इस साइड में आगे किसको जाएगा माइनस का। तो बाई इक्वल टू 75 अंडर रूट 3 माइनस का 75। अब दोनों में से हमें 75 मिल रहा है कॉमन, तो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे 75 को, और बचेगा के ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट 3 माइनस का 1। और इसी को हम क्या मानेंगे अपनी, उन दोनों जो हमारे पास शिप्स थे दोनों जा रहे थे उनकी डिस्टेंस, और ये हमारे क्वेश्चन का बच्चों क्या हो जाएगा, अपने क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ठीक है। 75 ब्रैकेट के अंदर रूट 3 माइनस का 1, ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन था, जो कि
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार पेपर में आपके क्वेश्चन आया है बच्चों ये वाला। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो प्यारे बच्चों अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्वेश्चन नंबर हमारा है ये, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ओके, मतलब हमारे पास बच्चों क्या है, एक हमारे पास बिल्डिंग है और एक टावर है, ठीक है। बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो हमारा एंगल बन जाएगा कहाँ से, यानी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से बनना है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर से, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब हमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। और ये बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देख सकते हो इसको, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सीबीएसई में 2012 में, 15 में, 17 में, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत बार पेपर में आ चुके हैं, इसलिए ये क्वेश्चन भी मैंने अपनी लिस्ट में रखा है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है उस लिस्ट में ये भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को भी देखिए अच्छे से। तो अब इस क्वेश्चन को बच्चों हम देखते हैं कैसे करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम सबसे पहले हमें क्या दिया जाए, इसमें एक बिल्डिंग दी है और एक हमें क्या दिया है, एक हमें दी गई है एक टावर। तो हम एक काम करते हैं, हम एक बनाते हैं यहाँ पर एक टावर, ये हम इमेजिन करते हैं ये हमारा एक टावर है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये इसका फुट वाला हिस्सा है और ये इसका टॉप वाला हिस्सा है। और बच्चों हमारे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक बिल्डिंग है। इस टावर की जो बच्चों उसने हाइट दी है, वो पूरी हाइट कितनी थी इसने हमें, 50 मीटर की। ओके, तो सवाल ने हमसे बच्चों ये बोला था कि, क्वेश्चन हमसे बोला था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग का ये टॉप है और एलिवेशन यानी हम यहाँ पर खड़े होंगे। क्वेश्चन हमसे बोला है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, मतलब यहाँ से और यहाँ तक का जो एंगल है प्यारे बच्चों वो 30 डिग्री का है दोनों के बीच, ठीक है। ये हम कितना ले लेते हैं, 30 डिग्री। और बिल्डिंग के फुट से और टावर के टॉप तक का जो एंगल है बच्चों वो कितने का है, 60 डिग्री का। ओके, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हमारे पास हमें एंगल तो पता चल गए, इसकी हमें हाइट 50 मीटर दी, हम पॉइंट मान लेते हैं। कौन सा पॉइंट, हम इसको मानते हैं ए पॉइंट, इसको मानते हैं बच्चों बी पॉइंट, इसको सी पॉइंट और इसको डी पॉइंट। हमारा जो मेन मकसद है बच्चों वो क्या है, हमें इस बिल्डिंग की हाइट पता करनी है, हमें डीसी निकालना है। तो हम इसको मानते हैं एक्स और हम इसको मान लेते हैं क्या बच्चों, एच मान लेते हैं फिलहाल इसको, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम अपनी एच की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो हम जानते हैं ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, और ये बच्चों हमारे पास क्या है, इसका बेस। तो हम फिर कौन सा ट्राइंगल लेंगे, पहले ट्राइंगल एबीसी। तो आप यहां पर लिख लीजिए इन ट्राइंगल ए बी सी। ओके, तो हमने ट्राइंगल एबीसी लिया, तो हम जानते हैं क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है इसमें, ए बी, और बेस क्या है बच्चों इसके अंदर, बी सी। तो हम क्या करेंगे परपेंडिकुलर के लिए, यानी ए बी और बेस के लिए बी सी। ओके, अब हमें थीटा कितना दिया है इसके अंदर, हमें थीटा दिया गया 60। तो यहाँ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, टेन 60 इक्वल टू, और परपेंडिकुलर की यानी ए बी की जगह 50 और बी सी की जगह पर क्या ले लेंगे हम, एक्स, ठीक है। तो हमें ये तो पता चल गया इसमें। अब हम टेन 60 वैल्यू क्या जानते हैं, टेन 60 वैल्यू होती है √3 और 50 बटे में एक्स। तो जैसे हम जब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी, एक्स इक्वल टू 50 अपॉन में √3। ओके, और इसी को हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1, मतलब हमें एक्स की लेंथ पता चल गई कितनी, 50 अपॉन √3। अब हमारा मेन मकसद तो ये है डीसी की हाइट निकालना, तो हम क्या करेंगे, अब लेंगे ट्राइंगल डीसीबी। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए इन ट्राइंगल डीसीबी। अब जब आप डीसीबी लोगे बच्चों, तो डीसीबी को आप देखिए, आपके पास डीसीबी के लिए जो परपेंडिकुलर है वो डीसी है और बेस है वो भी इसका हमारा बीसी है। इन दोनों के लिए ट्राइंगल के लिए बेस दोनों का सेम ही रहेगा। तो आप क्या करोगी, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू बच्चों क्या आएगा, डीसी और अपॉन में बीसी। ओके, तो इस बार हमारे पास जो थीटा है वो कितना है, 30 डिग्री का। तो यहाँ पर हम बच्चों क्या ले लेंगे, टेन 30 डिग्री और इक्वल टू डीसी की वैल्यू कितनी हमने मानी है, एच, और बीसी तो हमारे पास एक्स है ही। अब आप जानते हो टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो टेन 30 वैल्यू आपने याद कर रखी है, ये होती है 1 अपॉन √3। ओके,
नहीं याद तो बच्चों याद कर लेना, आप खुद जानते हो इसमें कितना इस्तेमाल हो रहा है टेबल का अपना, और एच हमें पता करना है, और एक्स हमारे पास ही रहा कौन। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो हमारे पास क्या होगा, ये हमें वैल्यू तो एच की निकालनी है, तो हम यहाँ से एच निकालेंगे। तो ये हमारे पास क्या आएगा, एच इक्वल टू एक्स अपॉन में एक्स का मल्टीप्लाई 1 में कर दो आप, क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, ये √3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम जानते हैं हमें एच की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी दी है, 50 अपॉन √3। तो मतलब यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है, वहां पर हम क्या लिख देंगे 50 √3। तो अब यहाँ पर हमारा क्या आएगा 50, और अपॉन में क्या है √3, और √3 के साथ में भी नीचे भी था, और ये हमारा कहाँ से आ गया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, यानी एक्स की वैल्यू 50 अपॉन √3 रख दी। अब √3 का √3 में जब मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये क्या आएगा, केवल 3। तो 50/3, ये वैसे हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो पॉइंट में भी निकाल सकती हैं, और चाहें तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकती हैं। तो सही सीधा से हमारे पास क्या निकल कर आया, जो हमारे पास जो बिल्डिंग की हाइट है बच्चों, वो क्या होगी 50/3 मीटर। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से आपने सॉल्व कर लिया, इस पे यहाँ पर आंसर लिख दीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर इस चैप्टर का, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का 3rd क्वेश्चन था इस चैप्टर का। अब बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको कोई भी यहाँ पर एंगल नहीं दी जाएंगी, और आपको तब भी प्रूव करना होगा इस क्वेश्चन को। देखते हैं क्या क्वेश्चन, हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप इस क्वेश्चन को देखिए। आप देखिए बच्चों, क्वेश्चन हमारा अगला है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड of the river are 30 degree and 45 degree respectively. If bridge is at the height of 30 meter from the banks, find the width of the river. मतलब आपको ये काफी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, बैंक और उसका ब्रिज वाला, बैंक ऑफ रिवर और ब्रिज वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन हमारा कई बार पेपर में आ रखा है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को पहले डायग्राम बनाते हैं प्यारे बच्चों, और अगर आपको चाहे तो आप क्वेश्चन नोट भी कर सकते हैं, उसके बाद आप सॉल्यूशन जो मैं आपको अच्छे से समझा ही रहा हूँ, फिर आप उसको आराम से अच्छे समझ लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं बच्चों। हमें क्या दिया गया क्वेश्चन में, ये इसने हमसे बोला है बच्चों कि हमारा कौन सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हमने अब तक 3 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके, आप यहाँ पर नंबर डाल दीजिए, जिससे कि आपको याद रहे कि हमने इस चैप्टर से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो बच्चों हमारे पास ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ब्रिज across a river the angle of depression of the bank on opposite side of the river। मतलब हमारे पास हमने माना कि, अगर आप ध्यान से थोड़ा देख लें बच्चों, तो ये हमने मानी ये हमारे पास क्या है, एक ये हमारे पास एक नदी बह रही है इस तरीके से, थोड़ा सा इमेजिन करेंगे हम क्वेश्चन को। ठीक है, और इसके ऊपर बच्चों एक क्या बना हुआ है, एक ब्रिज बना हुआ है इस तरीके से, हमने माना एक ब्रिज बना हुआ है ये, और इसकी खुद की हाइट पूरी कितनी है बच्चों, 30 मीटर की हाइट है इसकी। ओके, ये पूरा ब्रिज हमारा 30 मीटर का है, और इसके इस पॉइंट तक कोई आदमी दिख रहा है, और इसके इस पॉइंट तक कोई एक आदमी दिख रहा है यहाँ पर खड़े होगे। तो जब वो यहाँ से यहाँ तक दिखता है बच्चों, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं इसको, और एक वो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है इस पॉइंट तक, तो उसको 2 एंगल बनते हुए दिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो एक तरफ कितना एंगल बनना है प्यारे बच्चों, एक तरफ बनना है 30 डिग्री का एंगल, और एक तरफ बनना है बच्चों कितना का, 45 डिग्री का एंगल। ओके, तो उस क्वेश्चन ने हमसे ये बोला है, और अब हम क्या करते हैं, उसके पॉइंट को मान लेते हैं। ये हमारे पास, हमने उसके डायग्राम बना लिया, ये नदी थी, ये इसका पुल था, पुल की जो ऊंचाई है वो 30 मीटर की है। अब हमें जो नदी की चौड़ाई है, मतलब विड्थ है, उसको हमें निकालना है। तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी, और इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए। ओके, तो अब आपको डी से लेकर सी तक की पूरी लेंथ निकालनी है। तो आप एक काम करें, इसको मान लो क्या एक्स, और इसको बच्चों क्या मान लो बाई, मतलब हमें एक्स और बाई दोनों की वैल्यू प्लस कर देनी है, बस हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बड़े आराम से। तो अब हम देखते हैं बच्चों कैसे करेंगे अपने इस क्वेश्चन को। तो अब आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ओके, तो बच्चों देखो, अब हमारे पास ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम पहले किस ट्राइंगल को लेते हैं, आप किसी को भी ले लीजिए। तो हम एक काम करते हैं, पहले ले लेते हैं ट्राइंगल एबीसी को। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी। तो ट्राइंगल एबीसी लिया, ये परपेंडिकुलर होगा इसे बी तक, और बेस क्या होगा प्यारे बच्चों, डीबी। तो हम जानते हैं क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, ए से बी तक है, और बेस कितना है, बी से लेके डी तक है। ओके, ये हमने लिख दिया इसमें यहाँ पर। अब थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 30 डिग्री। इसको लिखो टेन 30 डिग्री इक्वल टू,
और ए बी की वैल्यू बच्चों कितनी है 30, और अपॉन बी डी की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास बाई। अब टेन 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√3, और ये कितना है 30 अपॉन बाई। तो हम जब बाई की वैल्यू निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, बाई का मल्टीप्लाई वन में, बाई बन जाए बाई, और √3 का मल्टीप्लाई 30 के अंदर, तो ये क्या होगा 30√3। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मान लें, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बाई की वैल्यू तो मिल गई 30√3। इस तरीके से हम निकालेंगे बाई की वैल्यू। अब आप क्या मानो, इन ट्राइंगल ए बी और सी, हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे ए बी और सी वाले ट्राइंगल को। तो जब आप इसको लोगे तो इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर तो ए बी रहेगा, और बेस क्या रहेगा बच्चों बी सी। तो आप देखो क्या लिखोगे आप इसमें, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है ए बी, और बेस कितना है इस बार बी सी। ओके, तो अब हम देखेंगे वैल्यू में किसकी दी है। इसमें थीटा कितना है 45, तो आप यहाँ पर क्या लोगे, टेन 45 इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है 30, और बी सी की वैल्यू कितनी है एक्स। ओके, तो हम जानते हैं टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है हमारे पास 1, और ये कितना है 30 अपॉन में एक्स। ओके, अब हम यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को इस तरफ। तो एक्स की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो क्या आएगी बेटा 30 निकल कर आएगी, ठीक है। तो हमें दोनों की वैल्यू मिल गई, एक्स भी मिल गया हमें और वाई मिल गई। इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 मान लो। हमें क्या निकालना है, हमें तो इस रिवर की पूरी विड्थ निकालनी है, कितनी चौड़ाई है इसकी। तो डी सी बराबर मतलब क्या, डी बी और प्लस बी सी। मतलब डीबी का क्या मतलब हो गया सीधा सा, यानी डीबी की मतलब बाई की वैल्यू, और बीसी की मतलब एक्स की वैल्यू। हमें दोनों वैल्यूज को निकालना है। तो डी सी बराबर हमारे पास बाई की वैल्यू कितनी है 30√3, और एक्स की वैल्यू कितनी आई है 30। अब यहाँ 30 ले लो आप कॉमन, तो डी सी बराबर बच्चों क्या हो जाएगा 30, जब हमने यहाँ से कॉमन ले लिया √3 + 1 मीटर। मतलब जो हमारे पास जो रिवर दी गई थी हमारे पास, उसकी जो पूरी विड्थ होगी, उसकी चौड़ाई होगी बच्चों वो कितनी होगी 30 ब्रैकेट के अंदर √3 + 1। ये हमारे पास उस ब्रिज की जो रिवर थी उसकी हमारी चौड़ाई पूरी कंप्लीट निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर भी 4 था, हमने वो भी बड़े आराम से बड़े प्यार से कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। और ये बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं पूरी श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने इन क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से प्रिपेयर कर लिया और आराम से इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, तो आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो अभी हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। उन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, हम उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो बच्चों अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन ये है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट्स at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. मतलब ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को और क्वेश्चन से ये अलग है, क्योंकि इसमें हमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात की गई है, ठीक है। कोई एंगल नहीं दिया गया। तो हम इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा किस तरीके से सॉल्व होना है। क्वेश्चन आपने अच्छे से देख लिया है, अब इसका हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों डायग्राम में हमें उसने क्वेश्चन ने क्या दिया था कि हमें एक टावर दिया था। तो हम पहले एक काम करते हैं, एक टावर का बना लेते हैं इस तरीके से। ये हमारे पास एक बच्चों टावर है, ठीक है। क्या हमें इसकी हाइट दी गई है, तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन की हमें इसमें टावर की हाइट नहीं दी, ठीक है। हमें उसी को तो प्रूव करने के लिए उस क्वेश्चन ने हमें बोला है। तो हमें यहाँ पर उसने ये बोला है कि इसके टावर के जो बेस से, यानी कि इसके फुट से 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट प्यारे बच्चों ये रहा, जो कितनी मीटर की डिस्टेंस पर है, ये हमें उसने बोला है ये 4 मीटर की डिस्टेंस पे है। मतलब इसकी हमें डिस्टेंस दी है 4। और अगला जो पॉइंट है बच्चों आगे की तरफ से, वो हमारा कितनी डिस्टेंस पर है बच्चों, वो हमारा पूरा यहां से यहां तक पूरा 9 मीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक है बच्चों। ये पूरा कितना हमारे पास यहां से यहां तक 9 मीटर की डिस्टेंस पर। ओके, अब इन दोनों के जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारे इसके टॉप से बनने हैं, ठीक है। अब कितने कितने के बनने हैं हम उसको देख लेते हैं। तो सवाल ने हमें कोई एंगल नहीं दिया है, वो ये कह रहा है कि इनकी जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और आप बड़े आराम से जानते हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बच्चों क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं हमारे दोनों का सम कितना आना चाहिए 90 का। तो हम इसको क्या मान लेते हैं थीटा, और दूसरे वाले को क्या मान लेते हैं 90 - थीटा।
बस आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इसी चीज में अलग दिया गया, बाकी क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो अब हमें क्या प्रूव करना है प्यारे बच्चों, हमें ये बात प्रूव करनी है कि जो इसकी हाइट है वो कितनी है, वो 6 मीटर की है। तो पहले तो एक काम करते हैं, इसको मानते हैं ए पॉइंट, इसको बी पॉइंट और इसको सी पॉइंट। तो अब हम जानते हैं कि हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक तो ए बी, और इसको हम एक काम करते हैं, क्या ले लो इसको नाम, इसको डी पॉइंट नाम रख दो, ठीक है। तो हम जानते हैं बच्चों एक ए बी डी है और एक क्या हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी है, ओके। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं क्या, हम इसकी हाइट को रखते हैं क्या फिलहाल अभी एच मान लेते हैं, और जो कि हमें प्रूव करनी है कितनी, एच की वैल्यू 6 प्रूव करनी है, ठीक है। तो अब आप देखो कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को। तो हम मानते हैं ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, ओके। तो हम जानते हैं वही काम पुराना जो अभी तक हम कर रहे थे, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके बच्चों। परपेंडिकुलर अपॉन बेस है हमारे पास। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, ए बी, तो इसको लिख लो आप, यानी ए बी और बेस की वैल्यू कितनी है बी डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी ए बी अपॉन बी डी। अब हमें इसमें थीटा कितना दिया है, थीटा थीटा ही दिया है पूरा का पूरा, तो हम थीटा की थीटा रहने देंगे, और ए बी की क्या लिख लेंगे एच, और बी डी क्या लिख लेंगे बच्चों 4। तो ये हमारा क्या बन गया प्यारे बच्चों, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है, छोटी सी। अब इसी यही काम करेंगे इसमें हम ट्राइंगल ए बी सी में। तो आप फिर एक ट्राइंगल लो आप, इन ट्राइंगल ए बी सी, ओके। तो परपेंडिकुलर बेटा सेम रहेगा ए बी, लेकिन हमारा बेस जो चेंज हो जाएगा, बी से लेकर सी तक आएगा हमारा बेस। तो हम क्या करेंगे टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इक्वल टू में कितना हमारे पास ए बी और अपॉन बी सी। तो इस बार हमने बच्चों देखा जो हमारा थीटा है वो चेंज हो चुका है, पहले तो थीटा ही था तो हमने थीटा को थीटा रहने दिया था, लेकिन यहाँ पर थीटा हमारा 90 माइनस थीटा, तो थीटा यहाँ क्या लिखेंगे हम टेन 90 माइनस थीटा, और ए बी की वैल्यू कितनी है एच, और बी से सी तक की वैल्यू पूरी कितनी है 9 मीटर की, तो इसको हम 9 मानेंगे, ठीक है। अब आप एक बात जानते हो, आप एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने अच्छे से, और अगर नहीं पढ़ा है तो आप मैं आपको यही समझा देता हूँ फॉर्मूला हमारा क्या है बच्चों को। ये फॉर्मूला हमें दिया है टेन 90 माइनस थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा बच्चों हमारे पास होता है कॉट थीटा। इस बात को आप याद रख के चलेंगे कि टेन 90 माइनस थीटा हमारे पास क्या होता है बच्चों, कॉट थीटा होता है, और ये क्या हमारे पास एच अपॉन 9, ओके। तो अगर हम ध्यान से इस चीज को देखें अब, तो हमारे पास क्या हमें दिया गया ये, तो हम यहाँ पर देखेंगे कॉट को हम क्या कर सकते हैं, कॉट को हम कर सकते हैं 1/10, कॉट को हम क्या बच्चों क्या कर सकते हैं 1/10 थीटा, और ये क्या है बच्चों हमारे पास h/9। तो अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालें किसकी, हम यहाँ से वैल्यू निकालें किसकी टेन थीटा की, तो इसको हम पहले हमें पलटना पड़ेगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, इसको चाहे तो आप यहाँ पर कर लें साइड से इसको। तो हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या आएगा टेन थीटा इक्वल टू 9 और अपॉन में h, ओके। अब हमें इक्वेशन नंबर ये क्या हो गई 2। तो हम जानते हैं इक्वेशन नंबर 1 प्यारे बच्चों में क्या दी गई थी टेन थीटा इक्वल टू h/4, और यहाँ पर हमारे पास टेन कितना है 9/h, ओके। तो हम इक्वेशन नंबर 1 से टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे। तो टेन थीटा की वैल्यू हमें क्या दी गई यहाँ से h/4 यहाँ हम पुट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों h/4, और ये कितना है इक्वल टू में 9/h। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, h का जब आप h में करेंगे तो ये क्या आएगा h², और 9 का जब आप 4 में करेंगे तो ये क्या आएगा 36। तो h, अब इस पर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ा देंगे रूट। तो जब हमने रूट चढ़ा दिए बच्चों 36 में रूट किसकी वैल्यू होती है 36 की 6 की वैल्यू होती है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या निकल कर आ गया 6 मीटर। तो और हमें यही तो प्रूव करना था बच्चों, कि हमें क्या प्रूव करना था कि हमें इसकी जो टावर है इसकी हाइट हमें कितनी प्रूव करनी थी 6 मीटर की, और हमने प्रूव कर ली है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव, हम बच्चों यहाँ पर क्या लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ओके। इस तरीके से बच्चों हमारा ये जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5 इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसमें हमें ये प्रूव करना था कि टावर की जो हाइट है वो 6 मीटर की, हमने उसको भी प्रूव कर लिया है। अब इस चैप्टर का बच्चों हमारे पास एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा हुआ है, जो कि हमारा ये भी प्रूफ वाला क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हम क्वेश्चन क्या दिया गया है और हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो बच्चों देख लीजिए इस क्वेश्चन को। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, मतलब क्लाउड मीन्स बादल, मतलब एक
एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है बादल का फ्रॉम ए पॉइंट एच मीटर्स above a lake is alpha and the angle of depression of its reflection in the lake be beta. Prove that the distance of the cloud from the point of observation is 2h sec alpha अपॉन में 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। ये बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहें तो इस पर डबल स्टार बना लीजिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आएगा तो आपको इस टाइप के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अक्सर करके ये बच्चे पेपर में कुछ क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं, जबकि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा हमें डायग्राम को अच्छे से समझना है और इसको जो क्वेश्चन को प्रोसेस सॉल्व करने की उसको समझना है अच्छे से, ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ इस क्वेश्चन को, और मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ मैं बड़े आराम से आपको क्वेश्चन क्लियर करा दूंगा। बस आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, चाहे तो क्वेश्चन को नोट कर ले, वरना मैंने पढ़ के सुनाई दिया आपको। हम डायग्राम बनाते हैं इसका बच्चों, ठीक है। तो हम डायग्राम इसका किस तरीके से बनाते हैं, वो क्वेश्चन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज डायग्राम बच्चों इस क्वेश्चन का। तो बड़े ध्यान से आप डायग्राम समझिए कि डायग्राम में हमें क्या दिया गया है, ठीक है। तो बच्चों देखो, इसने हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसने हमसे बोला था द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट एच मीटर्स एबव। मतलब हमने यहाँ पर क्या करा, हमने एक यहाँ पर एक क्लाउड बना लिया इस तरीके से। ये हमारा क्या है बच्चों, एक बादल है, हमने मान लीजिए बादल है, ठीक है। तो ये हमारा ये बादल है बच्चों, ये हमारे पास इसने फिर हमसे बोला है एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट एच मीटर्स एबव अ लेक। मतलब हमने माना ये बच्चों हमारे पास क्या एक लेक है, थोड़ा सा इमेजिन कर लेते हैं इस लेक को हम। ये हमारे पास एक बच्चों लेक है, ठीक है। और इस लेक से भी कितना, इस लेक से बच्चों एच मीटर की हाइट पर, मतलब हमने माना इस लेक से जो एच मीटर की हाइट है वो ये है हमारे पास, ठीक है बच्चों। ये हमने मानी इस लेक की एच मीटर की हाइट है, और यहाँ से जो एंगल बन जाए इसका, इस बादल का, इस क्लाउड का, वो बन जाए हमारे पास कितना, एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा, हम यहाँ पे मिलाते हैं, फिलहाल तो इसको यहाँ पे मिला लेते हैं हम, कि ये हमारा जो एंगल बना रहा है बच्चों कितना बना रहा है, अल्फा का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हम जानते हैं अगर ये हाइट हमारे पास एच है तो यहाँ से यहाँ तक की भी हाइट कितनी होगी प्यारे बच्चों, ये भी एच ही होगी। अब ये एच है तो हमने इसको मान लिया अपने पास, हमने इसको मान लिया एक्स, ओके। अब बस डायग्राम थोड़ा अच्छे समझ चलिए, ये हमारे पास क्या है, लेक है, और लेक से एच मीटर की ऊंचाई पर कोई इंसान बादल को देख रहा है, तब एंगल बन रहा है अल्फा। तो यहाँ से हमने हाइट यहाँ तक क्या मान ली एक्स, और ये अगर हाइट यहाँ से यहाँ तक की एच है तो ये हिस्सा भी हमारा एच मीटर का ही होगा। अब बच्चों आप देखें, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक बी बीटा। अब इसका जो रिफ्लेक्शन है बच्चों, इस हिस्से का रिफ्लेक्शन है, तो वो मतलब इस पूरे हिस्से का रिफ्लेक्शन है, वो अंदर बनना है, मतलब लेक के अंदर। तो हमने माना कि लेक के अंदर मतलब ये यहाँ पर बनना है, कहीं यहाँ पर। थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं अपनी लेक को, और हमने माना कि ये जो लेक का डिप्रेशन, जो डिप्रेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो इस पॉइंट पर आकर बन जाए। और कहां से, यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब आप यहाँ से बनाओगे, आप यहाँ पर खड़े हुए हो, और इसका जो डिप्रेशन है वो यहाँ आ रहा है, मतलब इसकी परछाई बच्चों की क्या है, वो आपके सामने यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ तक का जो हमारे पास एंगल है, ये जो एंगल है प्यारे बच्चों वो कितना बन जाए, बीटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हम इसको ऑल्टरनेट इंडिया एंगल की वजह से इसको हम यहाँ तक लेकर आएंगे। तो ऑल्टरनेट इंडिया एंगल से ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, बीटा, ठीक है। ये हमारे पास बच्चों इसका क्या बन गया, डायग्राम बन गया। अब इसमें एक चीज देखो, इसमें हमारे पास एच तो शामिल था ही पहले से ही। अब इस पूरे हिस्से का यहाँ से पूरा इसका रिफ्लेक्शन अंदर की तरफ आएगा, एक्स तो एक ही आएगा लेकिन एच डबल हो जाएगा। तो ये पूरी हाइट हमारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक की तो यही हाइट, ये अगर हम देखें यहाँ पर, ये हमारे पास क्या है, एक्स प्लस एच। और ये पूरी जो हाइट है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक की हाइट, यहाँ से और यहाँ तक की हाइट क्या होगी बच्चों हमारे लिए, ये हमारे पास रहेगी एक्स प्लस 2h, ओके। ये बच्चों हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज थी, इसका डायग्राम, ठीक है। तो आप, मैं समझता हूँ आप डायग्राम को अच्छे समझ पाए होंगे। अब हमें करना क्या है, अब हमें इसकी हाइट निकालनी है यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो आप इसको क्या मान लो, ए, अब पॉइंट मानना शुरू करो इसको। हमने इसको माना ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, और इसको नाम हमने कह दिया प्यारे बच्चों ई, ठीक है। बस अब हमें इस क्वेश्चन को देखना है कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमें प्रूफ क्या करना है प्यारे बच्चों, हमें प्रूफ ये करना है इसके अंदर कि 2h sec अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस का 10 अल्फा, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए यहाँ पर, हमें क्या प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारे पास कितना है, ये क्वेश्चन नंबर हमें दिया गया है 6, और हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, मतलब इसकी जो हाइट है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का जो हमारे पास लेंथ है, एसी की लेंथ है जो हमारे पास, वो हमें क्या प्रूफ करनी है बच्चों, 2h
सेक अल्फा अपॉन में टेन बीटा माइनस का टेन अल्फा, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आप चाहें तो इस पर डबल स्टार बना सकते हैं। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, डायग्राम में पूरा प्रॉपर बना के समझा दिया आपको। अब क्वेश्चन देखिए, तो पहला काम करेंगे हम, ट्राइंगल लेंगे ए बी सी। ओके, तो आप इसको चाहो तो क्या मान लो, इसको एक्स मान लेते हैं हम। तो बी से लेके सी तक की हाइट अगर एक्स है, तो डी से लेके ई तक की हाइट हमारी एक्स ही रहेगी। ओके, तो अब आप एक काम करें, ट्राइंगल लें पहले अपना। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल हमने क्या ले लिया पहले बच्चों, ए बी सी ट्राइंगल ले लिया हमने। और अब हम इसको देखेंगे, ट्राइंगल एबीसी में हमारे पास क्या है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ए बी है। अच्छा, हमने बच्चों इसको एक्स मान लिया है, तो हम इसको एक काम करते हैं, हम इसको बाई मान लेते हैं। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पर ए बी लेंथ को हमने एक्स पहले से ही मान लिया, तो इसको हम बाई मानेंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है बच्चों, ए से बी तक, और बेस कितना है, बी से लेके सी तक। ठीक है, तो अब टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा। तो हम देखेंगे टेन अल्फा इक्वल टू ए बी की वैल्यू एक्स और बी सी की वैल्यू कितनी, बाई। तो आप लिख लो टेन अल्फा बराबर कितना हो गया, एक्स अपॉन बाई, इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको आप। ठीक है, अब इसी तरीके से बच्चा हम क्या करते हैं, अब हम लेते हैं ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल सी डी ई। इन ट्राइंगल सी डी ई, ठीक है, तो अब हम ट्राइंगल सी डी ई को देखेंगे ध्यान से। तो आप खुद देख पा रहे हो, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास क्या है, इसका बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होगी पूरी एक्स प्लस टू एच होगी। इसको चाहो तो यहाँ पे लिख लो एक्स प्लस टू एच, ये पूरी हाइट होगी हमारी यहाँ से और यहाँ तक की। ठीक है, और बेस तो हमारा बाई रह भी रहेगा इसके अंदर। तो आप क्या करोगे, आप टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर बच्चों कितना है इसमें, सी डी, और बेस कितना है, डीई। तो परपेंडिकुलर, अब थीटा कितना दिया गया हमें, बीटा दिया गया, इस बार एंगल कितना दिया है बच्चों में, बीटा। तो टेन बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस टू एच और अपॉन में बाई। ओके, तो अब हम ध्यान से एक बार एक चीज देखें यहाँ पर हम, तो हमें टेन बीटा बराबर एक्स प्लस टू एच अपॉन बाई दिया गया है, और इसको हम क्या मान लेते हैं बच्चों, इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो अब आप एक काम करें, हमें ये प्रूव करना था, प्रूफ में हमें क्या दिया गया है, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। तो हम एक काम करते हैं, ये हमें इक्वेशन नंबर 1 दे दी, इक्वेशन नंबर 2 दे दी, हम इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे कर लें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, तो क्या करोगे आप, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, तो टेन बीटा में से टेन अल्फा माइनस कर दिया, अब इसमें से इसको माइनस करो, एक्स प्लस टू एच अपॉन में बाई माइनस एक्स अपॉन बाई। ओके, तो ये हमने यहाँ पर कर लिया इसको अच्छे से। अब हम देखें ध्यान से, हमें प्रूफ क्या करना है, हम उसके हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा आगे पेज में इस्तेमाल करते हैं इसका। ये बच्चा हम एक काम करती, पहले हम इसको पूरा सॉल्व कर लेती, उसके बाद नेक्स्ट पेज में ले जाएंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, एक्स अपॉन बाई और प्लस टू एच अपॉन बाई माइनस एक्स अपॉन बाई। ओके, तो हम देखें ये एक्स अपॉन बाई प्लस का है और ये एक्स अपॉन बाई माइनस का है, तो इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल कितना, टू एच अपॉन का बाई। ये हमारे पास बचेगा, मतलब टेन बीटा माइनस टेन अल्फा बराबर टू एच अपॉन बाई बचेगा। ओके, तो हम इसको अब नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हमें ये क्या दिया था, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा बराबर टू एच अपॉन बाई। अब यहाँ से आप एक काम करें, बाई की वैल्यू निकालिए, तो ये बाई बराबर बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, टू एच और अपॉन में टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। ओके, आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो या 2। हम देखें यहाँ पर पीछे हमें कौन सी इक्वेशन मानी थी, हमने इसमें 1 और 2 तो मान चुके थे, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। ओके, तो अब आप देखें हमें क्या प्रूव करना है, हमें तो प्रूव करना है टू एच सेक अल्फा। तो हमारे यहाँ सेक अल्फा नहीं आया है,
इसका मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हमें वैल्यू और निकालनी है इसमें। तो अब आप इसमें एक काम करें बच्चों, हमें वैल्यू क्या निकालनी थी, आप थोड़ा सा इस बार क्वेश्चन को देख लें, यहाँ पर डायग्राम के ऊपर हम चेक कर लेते हैं। डायग्राम में बच्चों में ये दिया गया था, हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी थी, यानी ए सी की वैल्यू। तो हम क्या करें यहाँ पर, ये हम अगर देखें ऐसे ए सी मतलब हमारे पास क्या हाइपोटेनस का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये हमारा कॉस के फॉर्मूले में आता है, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हम यहाँ पर आप एक काम करेंगे, ट्राइंगल एबीसी दोबारा से लेंगे। तो आप देख लो उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर, इन ट्राइंगल एबीसी नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, और हम यहाँ पे लेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू बच्चों क्या होता है, हम कॉस थीटा लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो हम इसको पहले आप एक काम कर लें, आप एक बार डायग्राम को दोबारा से देख लें अच्छे से। तो ये हमें दिया गया है, तो हम जानते हैं हमारा क्या दिया गया है, यानी कि ए सी हमें निकालना है, और हमें ये क्या है, बेसिस का। तो अगर हम फॉर्मूला आएंगे कौन सा वाला, हम फॉर्मूला आएंगे कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा हमारा क्या होता है, तो कॉस थीटा हम जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद वाले फॉर्मूले से, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बस हम उसी फॉर्मूले को यहाँ पर कोट कर देंगे, ठीक है। तो आप लिख लें यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है उसमें BC, और हाइपोटेनस कितना है बच्चों हमारे पास AC। ओके, तो अब हम देखें कॉस थीटा की जगह हमें क्या दिया गया है, थीटा की जगह हमें दिया गया है अल्फा, तो कॉस अल्फा। और बेस की जगह हमें कितना दिया गया है, बेस की जगह हमें दिया गया है x, और AC की जगह हमें क्या दिया गया है, AC की जगह हमें AC ही दिया गया है, AC की जगह हमें कुछ नहीं दिया, हमें AC ही पता करना है। तो अब हम जानते हैं ये हमारे पास क्या है, अगर हम देखें कॉस अल्फा हमारे पास है, तो कॉस अल्फा को हम क्या कर सकते हैं, 1/sec अल्फा। तो आप इसको क्या कर लो बच्चों, 1/sec अल्फा, और ये कितना है, x/AC। ओके, अच्छा यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें बाई करना है, क्योंकि हमें ये बाई की वैल्यू दी है, ओके बच्चों, एक्स नहीं है हमारे पास बच्चों, ये बाई है, ठीक है। तो यहाँ से हम AC की वैल्यू निकालेंगे पहले बच्चों, तो ये AC बराबर हमारे पास क्या आएगा, बाई और सेक अल्फा। ओके, ये हमारे पास आ गया। और हमने बाई की वैल्यू बेटा क्या निकाली थी, यहाँ पर बाई बराबर हमने निकाला था 2h tan बीटा माइनस का tan अल्फा। तो इसका मतलब जहां ये बाई लिखा हुआ है वहां हम ये वैल्यू पूरी पुट कर लेंगे, ठीक है। तो आप जानते हो क्या है आपके पास, AC बराबर इस बाई की वैल्यू को यहाँ पुट कर लोगे आप, ठीक है, मतलब यहाँ से आप वैल्यू यहाँ पुट कर लोगे। तो बाई की हम क्या रख देंगे, 2h सेक अल्फा तो हमें पहले से दिया गया है, और ये क्या है, tan बीटा माइनस का tan अल्फा, tan बीटा माइनस tan अल्फा। ओके, और बच्चों प्यारे बच्चों हमें यही क्वेश्चन में अपने प्रूव करना था। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्या करा, हमने इसको प्रूव कर लिया। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अक्सर करके बच्चे इसमें डायग्राम नहीं बना पाते, और इस डायग्राम ना बनाने की वजह से इस क्वेश्चन को छोड़ के चले जाते हैं, जबकि काफी अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे बड़े आराम से बड़े प्यार से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हमने उसके सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले और सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर से बन सकते थे, वो हमने सभी क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो बच्चों अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन सारे, आप पहले तो नोट्स बनाते रहिए और अपने अच्छे अच्छे पढ़ाई करिए, जिससे कि आपके अच्छे नंबर आ सके, और कंप्लीट वीडियो देखिए। और बच्चों चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, जिससे और लोगों को मालूम पड़ सके, उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई अच्छे से करें, टेक केयर योर सेल्फ, और एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें बच्चों, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।